नमस्कार दोस्तों। बीपीएससी द्वारा पूछे गए प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों का मैंने हल लेकर आया हूं और इसका हल लाने का उद्देश्य यही है कि सबसे पहले आप लोग का माइंड सेट तैयार करना कि किस तरह का क्वेश्चन पूछे जाते हैं और दूसरा कि टॉपिक वाइज कि किस टॉपिक से क्वेश्चन बीपीएससी द्वारा पूछा जाता है। और इस सीरीज का आज दूसरा कड़ी है। आज मैंने एंशिएंट हिस्ट्री आज कंप्लीट हो जाएगा बीपीएससी द्वारा। एक वीडियो मैंने पीछे अपलोड कर चुका हूं और ये हमारा दूसरा वीडियो बनेगा और फिर इस वीडियो के माध्यम से आप अपना तैयारी को भी चेक कर सकते हैं कि हमारा जो टॉपिक है वो कौन सा टॉपिक हमारा सही है, वीक है या फिर स्ट्रॉन्ग है। और यदि आपका कोई भी टॉपिक अगर कमज़ोर है, जिस टॉपिक में आपको थोड़ा सी प्रॉब्लम हो रही है, तो आप कमेंट्स कर सकते हैं। मैंने उसका आपको उस टॉपिक को मैं पढ़ाने का कोशिश करूँगा। मेरा सर 6वीं बीपीएससी तक मैंने दिया था, उसमें मेरा करीब 123 नंबर आ रहा था, 150 में आया। तो मैं इसीलिए पहले अपना वीडियो में फर्स्ट बार में मैंने ये बीपीएससी द्वारा प्रीवियस ईयर ही क्वेश्चन अटेम्प्ट कराना मतलब शुरू किया, क्योंकि इससे आपको एक पैटर्न पता चलेगा। उस पैटर्न पे काम करना चाहिए ताकि, क्योंकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए, लेकिन आप सब कुछ नहीं पढ़ सकते। अगर सब चीज़ें पढ़ने लगे तो आप निश्चित रूप से सफलता के करीब नहीं पहुंच पाइएगा, पहुंचने में थोड़ी सी समस्या होगी। तो इसीलिए पहले आपका यही काम है कि पहले प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखिए, उसके बाद आपका जो टॉपिक वीक है, कमज़ोर, उसका फिर तैयारी कीजिए। और मैं सारे आपके फीडबैक लेता रहूँगा कि आपको कौन सा टॉपिक अच्छा लग रहा है, कौन सा कमज़ोर है, कोई भी टॉपिक बीपीएससी का, तो मैं उसे पढ़ाने का कोशिश करूँगा उस टॉपिक के बारे में। चलिए आज हिस्ट्री का स्टार्ट करने जा रहा हूँ। आज सेकेंड वीडियो है और इसका एंशिएंट कंप्लीट हो जाएगा, फिर मेडवल करूँगा, फिर उसके बाद मॉडर्न से सबसे अधिक क्वेश्चन पूछा जाता है। फिर उसके बाद हम आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमी जो अच्छा लगेगा, हो सकता है साइंस ही स्टार्ट कर दूं, क्योंकि उसका भी 30 क्वेश्चन आते हैं 150 में। और आप जानते हैं कि हिस्ट्री का वेटेज कितना है, करीब नहीं भी तो कभी भी 30 से कम क्वेश्चन नहीं आता है बीपीएससी में। तो हमें ज़्यादा हिस्ट्री पे फोकस करना चाहिए। और इसका हिस्ट्री बहुत सिंपल है, आप देखिएगा सारा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि कैसा क्वेश्चन आता है। और ये भी हो सकता है कि आपको ये बोला जा रहा है कि टफ क्वेश्चन पूछेंगे, लेकिन एक्चुअल में टफ नहीं रहेगा, बस थोड़ा सा स्टैंडर्ड बढ़ा दिया जाएगा। जैसे कि पहले 1 लाइनर क्वेश्चन होता था, उसी को लाइन को स्टेटमेंट के थ्रू आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या होता है, फिर ये क्या गलत है स्टेटमेंट की सही है, फिर कथन कारक वाला, ये सब कॉज और रीजन का क्वेश्चन होता है वो पूछे जाएंगे, मैचिंग वाला पूछे जाएंगे। तो उस सबको थोड़ा बढ़ाया जा रहा है ताकि आपका टाइम भी ले सके बीपीएससी, ताकि आप जो आसानी से 150 क्वेश्चन हम लोग कर देते हैं 2 घंटे के अंदर। तो थोड़ा सा उच्चार ये बीपीएससी कि पूरा 150 क्वेश्चन बनाने में, हम लोग से तो 150 क्वेश्चन मात्र 1.25 घंटा में कंप्लीट हो जाता था। तो बहुत 1 लाइनर क्वेश्चन होने के कारण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को समझने का और टॉपिक वाइज। और उसके बाद फिर आगे हम लोग करेंट अफेयर का भी एमसीक्यू बनाऊंगा और करेंट अफेयर भी डालना, क्योंकि करेंट अफेयर से 30 क्वेश्चन आता है। और आपको बता दूं करेंट अफेयर ना सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आईआर से पूछा जाता है। आईआर का जो क्वेश्चन होते हैं वो थोड़ा इम्पोर्टेंट होते हैं, समझे। करीब मैंने देखा था 69वीं बीपीएससी का क्वेश्चन में करीब 30 क्वेश्चन में से 20 क्वेश्चन आईआर से रिलेटेड था और बाकी 10 ही क्वेश्चन था बिहार का और इंडियन से संबंधित करंट अफेयर। तो चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए स्टार्ट करते हैं और ध्यान से पढ़िए और समझने की कोशिश कीजिए कि किस टाइप का क्वेश्चन पूछ रहा है। चलिए आज का पहला क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक ना। फायान एक चीनी यात्री था जो हर्ष के शासन के दौरान भारत आया था, क्या ये कथन सही है, आप बताइएगा, ठीक ना। फिर उसके बाद आपका फायान चीनी यात्री। फिर दूसरा, वेनसांग एक चीनी बौद्ध भिक्षु थे जिन्होंने चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल के दौरान भारत का दौरा किया था। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है। ए 1 और 2 दोनों, बी केवल 1, सी केवल 2 और डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। इसी टाइप का क्वेश्चन आपका इस वर्ष 70वीं बीपीएससी में पूछने वाला है, ठीक ना। इसी टाइप का क्वेश्चन आएगा, ठीक ना। चलिए देखिए यहाँ पे क्या होगा ना कि आपका ना क्वेश्चन तो सही है, बट ये जो है फायान है वो आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में, और जो वेनसांग थे वो आए थे हर्षवर्धन के काल में।
तो इसका मतलब दोनों का पलट देगा। इसी टाइप का आपको क्वेश्चन पूछेगा, इसका मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं। आप समझ रहे हैं, इसी टाइप का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा कहाँ पे, बीपीएससी में, कि आपका स्टेटमेंट चेक किया जाएगा। इससे ज़्यादा टफ कभी पूछ ही नहीं सकता, क्योंकि उसे भी पता है कि एक लेवल तक ही मुझे पूछना है, समझे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। स्वर्णभूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूत द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की। ठीक है, 64वीं बीपीएससी में आया था। फर्स्ट ए क्या है, धरीन्द्र, बी संग्राम धनंजय, सी बालपुत्र देव और डी चूड़ामणि वर्मन। ठीक, मैं ई का नाम नहीं लूँगा क्योंकि ई क्वेश्चन जब होगा उसमें आंसर तभी लूँगा, नहीं तो उसका लेना नहीं चाहता क्योंकि अब तो 4 क्वेश्चन ही आने लगा। तो बताइए इसमें से कौन, इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आपका बिहार से रिलेटेड क्वेश्चन। तो अब जानते हैं कि जो बौद्ध विहार की जो स्थापना के लिए बोला गया था तो वो और कोई नहीं थे, वो हमारा बालपुत्र देव थे। ठीक ना, बालपुत्र देव ही ये बिहार की स्थापना के लिए उसके रख रखाव वाले 5 गांव मांगे थे कि उसकी स्थापना कर। अशोक की नीति के आर्थिक परिणामों के कारण ही मौर्य साम्राज्य का पतन अधिकांशतः उचित था। इस तथ्य में किसने विश्वास किया, ए रूमिला थापर, बी डी एन झा, फिर सी वी ए स्मिथ और डी एच सी राय चौधरी। तो आप इसका आंसर दीजिएगा। ठीक, तो इसका आंसर क्या है आप बताइए, उर्मिला थापर। झांसी के पास देवगढ़ का मंदिर और इलाहाबाद के पास गढ़वा मंदिर में बनी मूर्तियां किस काल के महत्वपूर्ण अवशेष हैं। आपको पता है कि ये मौर्य काल, किस कला की है मूर्तियां, ठीक ना। ए मौर्य कला, बी गुप्त कला, सी राष्ट्रकूट कला और डी उपरोक्त में से एक से अधिक। तो आप मुझे बताइए कि कौन से कला का ये है देवगढ़ का मंदिर में जो मूर्ति बनी हुई है। और ये आप जानते हैं ना, देवगढ़ में जो मंदिर बना हुआ दशावतार की मंदिर है विष्णु जी का, और ये पंचायतन शैली में बना हुआ, पंचायतन शैली का वो मंदिर है विष्णु जी का, और ये देवगढ़ में। और ये यहाँ पे ही पहली बार शिखर निर्माण दिखाई पड़ा, ठीक ना। तो ये किसके काल में था, आपको एक चीज़ बता देता हूँ कि जो मंदिरों का निर्माण ना, आप हमेशा याद रखिएगा, मंदिर का निर्माण का ही शुरुआत कहाँ से हुआ है, गुप्ता काल से, ठीक ना, गुप्ता पीरियड से। इसीलिए गुप्ता कला है, उससे पहले कोई मंदिर ही नहीं बना था। और गुप्ता काल का जो पहला मंदिर है वो मंदिर का नाम है सांची का मंदिर संख्या 17। समझे, याद रखिएगा, पहला मंदिर अगर इंडिया का कोई भी पहला मंदिर है तो सांची का मंदिर संख्या 17 जो गुप्ताओं ने बनाए थे। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन सा बंदरगाह गुप्त काल में उत्तर भारतीय व्यापार के लिए उपयोग किया जाता था। ए कल्याण, बी ताम्रलिप्ति, सी भड़ोच, डी कैम्बे। ठीक ना, तो हम लोग जानते हैं कि ये किस है गुप्त काल का, क्या ये एक क्वेश्चन आपको पता है यूपीएससी में भी पूछा गया था, ठीक ना। तो इसका कौन सा बी आंसर, ठीक ना, ताम्रलिप्ति। ठीक, ताम्रलिप्ति। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हमारा यूपीएससी का भी क्वेश्चन है, पूछा गया था अलग तरीके से। किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। ए मास्की अभिलेख, बी रुद्र दामन अभिलेख, सी जूनागढ़ अभिलेख, डी हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक ना, तो अब बताइए इसमें से किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है। और आप मुझे ये बताइए कि ये जितने भी हैं ये अभिलेख है वो किस स्टेट में है, ठीक ना। आप इसका कमेंट्स करके आप स्टेट बताइएगा तो कि स्टेट में, ठीक, कौन कौन सा स्टेट है, इसका स्टेट कहाँ है, ये कहाँ पे है, ये कहाँ है, ये कहाँ, ठीक है। कलिंग विजय कहाँ हुआ था, उड़ीसा में, ठीक ना। तो उड़ीसा का ही ये हाथी गुम्फा अभिलेख कहाँ है, उड़ीसा में। और ये खारवेल राजा के समय का ये इसमें स्क्रिप्ट लिखा हुआ मिलता है, उनके बारे में भी, खारवेल राजा के बारे में यहाँ पे उल्लेख किया हुआ। चीनी स्रोत के अनुसार श्रीलंका के शासक मेघवर्मन होना चाहिए। तो मेघवर्मन ने गया में बौद्ध मंदिर बनाने की अनुमति के लिए निम्नलिखित में से किस गुप्त राजा के पास एक मिशनरी भेजा था। ए
चंद्रगुप्त द्वितीय, बी चंद्रगुप्त प्रथम, सी समुद्रगुप्त और डी इनमें से कोई नहीं। तो अभी 69वां बीपीएससी क्वेश्चन है, बस इसी टाइप का यही स्टैंडर्ड रहेगा, थोड़ा सा लगेगा टफ बट इस टाइप का ही रहेगा कुछ क्वेश्चन। तो इसका क्या है, इसका आंसर होगा सी समुद्रगुप्त, ठीक ना, समुद्रगुप्त में भेजा था, किया था। अब कुछ क्वेश्चन तो थोड़ा मॉडरेट रहते हैं, कुछ क्वेश्चन टफ रहते हैं, बाकी जनरली इजी ही रहता है क्वेश्चन। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ए पुष्यमित्र शुंग, बी मिंडार, सी वीम कर्डफिसेस और डी गौतमीपुत्र सतकर्णी। तो अब बताइए इनमें से कौन था जिसने बड़े पैमाने पे ने स्वर्ण मुद्रा को चलाया था? तो सभी जानता है कि वीम, सी नंबर इसका सही होगा। आप लोग अपना देखते रहिएगा आपका कितना सही हो रहा है, कितना गलत हो रहा है, और उसको आप कमेंट्स जरूर करके बताइए कि मेरा इतना सही हुआ, इतना गलत हुआ, और ये भी कि कौन सा टॉपिक में आपका ज़्यादा गलत हो रहा है, ठीक ना। देखिए वीम कर्डफिसेस क्या थे, एक कुषाण के थे, एक कुषाण से जुड़े हुए थे ना, कुषाण का वो थे, ठीक, कुषाण के राजा थे। चलिए दूसरी शताब्दी के आसपास रचित संस्कृत के शिलालेख के अनुसार सुदर्शन झील एक कृत्रिम जलाशय की मरम्मत किसने की थी? ए हर्ष, बी कनिष्क, सी रुद्रदामन और डी उपरोक्त में से एक से अधिक या फिर कोई नहीं। तो जानते हैं कि जो सुदर्शन झील, सबसे पहली बात पता है सुदर्शन झील को किसने बनवाया था? मौर्यों ने बनाया था, चंद्रगुप्त मौर्य ने बनवाया था, ठीक ना। और इसका मरम्मत उसी में लिखा हुआ है जूनागढ़ के अभिलेख में। लेकिन इस सुदर्शन झील का मरम्मत कौन कराया था? ये रुद्रदामन, समझे, रुद्रदामन ही जूनागढ़ का अभिलेख इन्हीं का लिखा हुआ। और ये कहाँ पे? गुजरात के थे, ठीक ना, याद रखिए गुजरात में सुदर्शन झील। निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें विधवा दहन का उदाहरण उल्लेखित है? ए समुद्रगुप्त का ऐरन पाषाण अभिलेख, बी बुद्धगुप्त का ऐरन स्तंभ अभिलेख और सी भानुगुप्त का ऐरन स्तंभ अभिलेख या डी तोरमाण का ऐरण वरा अभिलेख, ठीक ना। तो आपको बताइए कि किसमें था कि जो एक विधवा, मतलब विधवा दहन क्या है, इसमें जो हम सती प्रथा कहते हैं, तो हमें सती प्रथा का पहला उदाहरण अगर इतिहास में देखते हैं तो 510 का, समझे, एडी में ऐरन अभिलेख में उल्लेख है, ठीक ना, ऐरन। लेकिन ये ऐरन अभिलेख किनका है? तो आपको मैं बता दूं, ये ऐरन अभिलेख किनका? भानुगुप्त का, ठीक ना। भानुगुप्त का सेनापति, सेना नायक का मृत्यु हो जाते हैं तो उनकी जो वाइफ होती है, विधवा होती है, वो क्या हो जाती है? सती हो जाती है। तो हमें सबसे पहला सती का जो उल्लेख मिलता है वो ऐरण स्तंभ से, ठीक ना। तो आप याद रखिएगा, आगे जाके ये भी पूछा जा सकता है क्वेश्चन। भारत में पहले साम्राज्य की स्थापना किस शासक के द्वारा की गई थी? भारत में पहले साम्राज्य के, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक, सी कनिष्क और डी चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य, समझे, विक्रमादित्य। तो अब बताइए किसमें पहले, मतलब कि जिसने साम्राज्य की स्थापना की? तो ऑलरेडी सभी जानते हैं कि अगर भारत का पहला साम्राज्य की स्थापना कौन किया था? चंद्रगुप्त मौर्य, ठीक ना, ये जरूर याद रखिए। उधर कभी भी बिंबिसार हो या फिर अजातशत्रु हो, इन लोगों को नहीं माना जाता, चंद्रगुप्त मौर्य को माना जाता है कि इसने सबसे पहले साम्राज्य की स्थापना किए थे। कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? ए आर्थिक संबंध, बी शासन कला के सिद्धांत और अभ्यास, सी विदेश नीति और डी धन संचय। तो अब बताइए कौटिल्य का जो पुस्तक है अर्थशास्त्र, वो किसका, मतलब उसमें क्या उल्लेख किया गया? तो आप जानते हो राजनीति से संबंधित है। अर्थशास्त्र लिखा हुआ है लेकिन इसका इकोनॉमिक से कोई लेना देना नहीं, आर्थिक उर्थिक से, इसका सिर्फ शासन से, पॉलिटी से लेना था। शासन कला के सिद्धांतों को और अभ्यास के बारे में बताया गया कि राजा को क्या करना चाहिए, प्रजा को क्या करना चाहिए, मंत्री का क्या होना चाहिए रोल, किस तरह से कार्य करना चाहिए। कश्मीर का अकबर नाम से प्रसिद्ध सुल्तान था। ए सुल्तान शमसुद्दीन शाह, बी सुल्तान कुतुबुद्दीन, सी सुल्तान सिकंदर और डी सुल्तान जैनुल आबिदीन, ठीक ना। तो बताइए इनमें से कौन जिसको कश्मीर का अकबर कहा जाता है? तो ये सिंपल सी है, मतलब ये क्वेश्चन बराबर आता ही रहता है, तो ये डी नंबर, ठीक ना, सुल्तान
जैनुल आबिदीन, ठीक ना, आबिदीन को इनको कश्मीर का अकबर कहा जाता है। कौटिल्य का पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? चलिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया। गुप्त काल में शीशे का सिक्का की एक बड़ी संख्या जारी की गई थी, समझे। गुप्त काल में एक कौन था जो पहली बार शीशे का बनाया गया था, सिक्कों का जारी किया था। आपने चांदी सुना होगा, तांबा सुना होगा, सोना सुना होगा, लेकिन एक शासक था जिसने शीशा का भी सिक्का जारी किया था, उसका नाम बताइएगा। पहला ए सातवाहनों ने द्वारा, बी शकों द्वारा, सी कुषाणों द्वारा, डी मौर्यों द्वारा। तो बताइए, पहली बात तो इसमें से इलिमिनेशन मेथड से आप इसको हटा सकते हैं, डी नंबर। तो मौर्य गुप्त काल में इसका कोई मतलब नहीं है। कुषाण कोई मतलब नहीं, क्योंकि गुप्ता का ही सामंत था, मतलब कुषाण का ही सामंत गुप्ता था, तो उससे पहले का शासन हुआ। शक तो जान रहे, शक के साथ चलिए उसका आ जाएगा। और सातवाहना, तो आपको पता है कि इसमें से सातवाहना, याद रखिए, सा से सातवाहना, सा से शीशा, इन्होंने ही चलाया था। इतिहास के प्राचीन और मध्ययुगीन काल के राजाओं और उनके द्वारा लिखी गई रचनाओं का सही मिलान की युग में किया गया है, मतलब सही मिलान में किया गया, ठीक ना। देखिए, कृष्णदेवराय, सम्रांगण सूत्रधार, महेंद्र वर्मन, मत विलास प्रहसन, और सी भोजदेव, मनसो उल्लास, सोमेश्वर, अमुक्त, मलयाद। तो अब बताइए इसमें से कौन सा सही है, इन रचनाओं में कौन सा सही मिलान है। देखिए, कृष्णदेवराय का तो भाई अमुक्त मलयाद है, तो ए का तो ए और डी तो कट गया, समझे। इनका जो बना हुआ है, इनका जो लिखे हैं, इनका ये है, तो ये कट गया। अब दो बचे, भोजदेव और महेंद्र वर्मन, तो इसमें से सही कौन सा है? महेंद्र वर्मन। मत विलास प्रहसन है, एक एकांकी नाटक है, इसमें बहुत व्यंग, धर्म के ऊपर व्यंग किया गया, संस्कृत में लिखा गया, और इन कर्म कांडों का इसमें मजाक उड़ाया गया। सुवर्ण भूमि का वह राजा कौन था जिसने नालंदा में एक बौद्ध विहार की स्थापना की तथा उसके रख रखाव हेतु अपने दूतों द्वारा देवपाल से 5 गांव दान में देने के लिए प्रार्थना की? एक क्वेश्चन तो फिर से रिपीट हो गया। चलिए, ये जानते हैं कि बालपुत्र देव है। देखिए, संगम युग में उरेयूर किसके लिए विख्यात था? मसालों के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, बी कपास के व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र, या सी विदेशी व्यापार का महत्वपूर्ण व्यापारिक केंद्र, या डी आंतरिक व्यापार का महत्वपूर्ण केंद्र। तो बताइए, उरेयूर किस लिए विख्यात है? अब पता है उरेयूर किस स्टेट में है? इसका स्टेट बताइए, किस स्टेट में था उस समय, मतलब कि अभी का स्टेट का वर्तमान में। तो इसका आंसर होगा कपास के व्यापार के लिए, और इसका कौन सा स्टेट में? तमिलनाडु में, ठीक ना। चोलों का ही बड़ा केंद्र था, चोल के समय में विख्यात था ही उरेयूर। चलिए आगे। मैथिली भाषा का विकास निम्नलिखित में से किसके शासन काल के दौरान शुरू हुआ था? ए विद्यापति लिखना चाहिए था, तो पीधीपति लिख दिया गया, गलत है क्वेश्चन। फिर चेरो राजवंश, सी ओनिवार राजवंश, और डी कर्नाट राजवंश, ठीक ना। तो अब बताइए इनमें से कौन सा, किसके शासन काल में मैथिली भाषा का? अब जानते हैं कि भक्ति आंदोलन के समय मैथिली भाषा का भी डेवलप हुआ था, पूर्वांचली भाषा में से एक मैथिली भाषा भी है, ठीक ना। लेकिन ये भाषा का जो शुरुआत हुआ है वो एक्चुअल में कब हुआ था? कर्नाट वंश में, ठीक ना। कर्नाट वंश में ये हुआ था, और इसके समय का सब फिर इसके बाद ओनिवार वंश जो है, उनका राजा शिव सिंह थे, उन्हीं के समकालीन थे विद्यापति, जिन्होंने मैथिली में रचनाएं की थी, ठीक। चेरो वंश झारखंड का है, इससे कोई लेना देना नहीं। चेरो लोग थोड़ा लुटेरा टाइप से थे, ठीक ना, तो इनका नहीं। तो कर्नाट वंश, तो आप बताइए कर्नाट वंश का पहला शासक कौन था और अंतिम शासक कौन था, समझे। इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ए सुश्रुत, बी सोमिला, सी शूद्रक, और डी शौनक। तो या उपरोक्त में से कोई नहीं है, उपरोक्त में से एक से अधिक।
तो आपको ये बताइए कि कौन सा जो गुप्त काल के वो थे, वो मतलब मेडिसिन वाले चिकित्सा, मतलब कहा जाता है उस समय का डॉक्टर जो सभी का वो करता था। तो बता दो कि गुप्त काल का इनमें से कोई नहीं है। पहला बात है शूद्रक तो नाटक लिखे, मिर्च कटिकम, ये सोमिला वाक ने, अश्रुतु ये कब के थे, सुश्रुत ये हमारा कुषाण के समय के थे, समझे, ये तो कुषाण के समय के थे, ठीक ना, कुषाण के समय में, समझे। तो इस तरह से ये इसका आंसर क्या होगा, ई। तंजावुर में वृद्धेश्वर मंदिर का निर्माण किस राजा द्वारा करवाया गया था? ए राजराज, बी राजेंद्र प्रथम, सी राजेंद्र द्वितीय, डी कुलोतुंग, समझे, और ई इनमें से कोई नहीं। तो बृहदेश्वर मंदिर को भी कहते हैं हम लोग राज राजेश्वर मंदिर, ठीक ना, तो इसीलिए राज राजेश्वर मंदिर, दो बार राज राज आ रहा है। बृहदेश्वर मंदिर को राज राजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, ठीक। तो इससे हमें, इसीलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कौन बनाया था, राज राज प्रथम। और ये जानते हैं ना कौन सा वंश का थे, कौन वंश बनाया था, चोल वंश, ठीक, चोल वंश के राजा थे राज राज प्रथम। अपने शिलालेखों में अशोक समानता किस नाम से जाने जाते हैं? कि ए चक्रवर्ती, बी प्रियदर्शी, सी धर्मदेव, और डी धर्मकृति। तो आप बताइए कि किस नाम से वो अपने आप को, मतलब कि उसका उपनाम क्या था, वो अपने नाम के समानता जाने जाते प्रियदर्शी, ठीक ना, अशोक जी प्रियदर्शी के नाम से जानते थे। चोल काल किसके लिए प्रसिद्ध था? ए ग्राम पंचायत, बी राष्ट्रकूट राजवंश के साथ युद्ध, सी श्रीलंका के साथ व्यापार, डी तमिल संस्कृति की उन्नति। तो बताइए चोल वंश किसके लिए, हम लोग चोल वंश की एक बहुत बड़ी विशेषता थी, समझे। तो चोल वंश का किसके लिए जाना जाता है, ये ग्राम पंचायत के लिए। इसके पास स्वशासन व्यवस्था था, इसका खुद का ग्राम पंचायत, लोग खुद डिसीजन लेते थे, और इन लोग का खुद एक समिति होता है। जैसे पंचायत में इन लोग का समिति को, जैसे तालाब समिति हो गया, मंदिर समिति हुआ, ये लोग कई समितियां बनाकर खुद ही ग्राम का शासन करते थे। गांव पे स्वायत्त शासन चलता था, जो कि आज के समय का जो पंचायत कहते हैं वो यहीं से रिलेटेड था। बराबर पर्वत श्रृंखला स्थित गोरखगिरी किसके द्वारा विजित की गई? राजराज चोल, खारवेल, मेंढार, पुष्यमित्र शुंग। तो एक क्वेश्चन को स्किप करता हूं। निम्न में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत का प्रतिपादन किया? ए योग, बी न्याय, सी सांख्य, और डी वैशेषिक, समझे। तो बताइए इसमें से किसने किया था? तो आपको पता है कि ऋषि मुनि कन्नाड ने क्या किए थे, सबसे पहले दुनिया में जो एटम का जो पहली परिभाषा दिए थे ना, तो ऋषि मुनि कन्नाड ने दिए थे, और वो कौन थे, वैशेषिक के वो प्रवर्तक थे, ठीक ना। ये जरूर याद रखिएगा, डी नंबर। बुद्ध की प्राचीनतम प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? ए गंधार शैली, बी मथुरा शैली, सी मौर्य शैली, और डी गुप्त शैली। तो आप बताइए कि बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में प्राप्त होती है? तो ये बुद्ध की प्रतिमा किस में, प्राचीनतम प्रतिमा किस में प्राप्त होती है? अब जानते हैं ना, मथुरा शैली में। आपको मैं बताया था कि मथुरा शैली में प्राप्त होती है, लेकिन सबसे अधिक बुद्ध की प्रतिमा किस शैली में बनी है? तो अगर पूछा जाए तो गंधार शैली कहिएगा, समझे। गंधार शैली में सबसे अधिक बुद्ध की प्रतिमा बनी है, ठीक। और गंधार कहाँ है? आपको पता है कि गंधार अफगानिस्तान में पड़ता है, तो वहाँ की शैली को कहते हैं। वो थोड़ा मिश्रित शैली था, पर्शियन शैली और इंडियन शैली का मिश्रित रूप था, रोमन और ग्रीक का और इंडिया का और वहाँ का लोकल का मिला के जो एक शैली निर्माण हुआ था, उसी को गंधार शैली कहते हैं। और गंधार शैली का विकास किसके शासन काल में होता? कुषाण के शासन काल में, ठीक। कुषाण के शासन काल में इसका उद्भव हुआ था गंधार शैली का, ठीक। बराबुदूर विश्व में सबसे अद्भुत स्तूप है और इसकी मूर्ति और मूर्तिकला किसका शानदार उदाहरण है? ए भारत तिब्बत कला, बी भारत कंबोडिया कला, सी भारत चंपा कला, डी भारत जावा कला, ठीक ना। तो बताइए इसमें से कहाँ पे जो ये अद्भुत स्तूप है
बराबुदूर विश्व का जो मतलब सबसे अद्भुत है, ये देखिएगा इमेज में अच्छा दिखता है, बहुत अच्छे, ज़्यादा हाइट नहीं है लेकिन ये अच्छी तरह दिखता है। ये हमारा किसके साथ कला से मिलता है? भारत और जावा कला, जावा सुमात्रा जावा आइलैंड है, उसी से वहाँ से मिलता है, वहीं पे बना हुआ है। प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? ये सभी को पता है कि प्राचीन मगध की राजधानी अगरी, वैशाली, पाटलिपुत्र, चंपा, अंग, ठीक है। तो आपको पता है कि सबसे प्राचीन महाजनपद मगध की प्रथम राजधानी इसमें से कोई नहीं, ठीक है। क्योंकि हम जानते हैं कि कौन सा था, राजगृह, ठीक है। थोड़ा सही से लिख नहीं पा रहा हूँ लेकिन राजगृह, ठीक। अशोक के धर्म का मूल संदेश क्या है? ए राजा के प्रति वफादारी, बी शांति एवं अहिंसा, सी बड़ों का सम्मान, डी धार्मिक सहनशीलता। तो यह उपरोक्त में से कोई नहीं या एक से अधिक। तो अब जानते हैं कि सभी बातें लगभग, जैसे शांति, अहिंसा, बड़ों का सम्मान, धर्म के प्रति सहनशीलता, जिसे इन्होंने बोला था कि अगर आप दूसरे धर्म का अगर बुराई करें इसका मतलब आप अपने धर्म का ही अपमान कर रहे हैं, इन्हीं का लाइन था। बड़ों का सम्मान करना, जैसे बोले थे अपने माता पिता का सेवा करना, गुरुजनों का सेवा करना, शांति और अहिंसा का ये सभी चीज़ें इन्हीं का। तो इसका मतलब अशोक धर्म में ये सभी बातें सम्मिलित हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय दर्शन ने परमाणु सिद्धांत, अभी तो बता दिए, वैसे सिक्का ही है, कन्नाड ऋषि। मगध शासन बिंबिसार का चिकित्सक कौन था? ये इंपॉर्टेंट है। ए शिलभद्र, बी विजयसेन, सी जीवक, डी मनु। तो आपको पता है कि ये बिंबिसार का जो चिकित्सक थे वो वैद्य जी थे, वो कौन थे? हमारा इनके जीवक थे, जीवक ही इनका वैद्य थे। और इन्होंने ही क्या बोलते हैं अपने अजंता बोलते हैं अमरावती में भेजे थे। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में अवंती भेजे थे? अमरावती बोल दी तो सॉरी, उसे जीवक को अवंती के राजा के पास भेजे, की तबीयत खराब था उस समय उन्हें भेजा गया। फारसी यात्री अब्दुल रजाक भारत में किस राजा के शासन काल में आया था? ए देवराय प्रथम, बी कृष्ण देवराय फर्स्ट, फिर देवराय द्वितीय, कृष्ण राय द्वितीय। तब जानते हैं किस में से किसके समकालीन आए थे? अब्दुल रजाक पर्सिया से, देवराय द्वितीय। किस प्रकार की भूमि को अपृहत कहा जाता है? ए बिना जोती हुई जंगली भूमि, बी सिंचित भूमि, सी घने जंगल वाली भूमि और डी जोती हुई भूमि। तो बताइए किस भूमि को अपृहत कहा जाता है? तो ये तो थोड़ा सा है, मैंने शुरू में बताया हूँ कि अगर आपसे क्वेश्चन नहीं बने और बहुत टफ लगे तो आप बिंदास ये मार के आइएगा, ठीक ना। ये सही क्वेश्चन है, आंसर जनरली यही होता है। आप देखे होंगे इतना सारे क्वेश्चन बना रहे होंगे, जो क्वेश्चन थोड़ा टफ था उसका आंसर आपको ये दिखेगा, ठीक। इनमें से किसने पहली बार यह व्याख्या की थी कि पृथ्वी के अपनी धुरी पर घूमने के कारण प्रतिदिन सूर्योदय और एवं सूर्यास्त होता है? ए आर्यभट्ट, बी भास्कर, सी ब्रह्मगुप्त और डी वराहमिहिर, ठीक है ना। तो अब बताइए मुझे इनमें से किसने कहा था कि पृथ्वी गोल है, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है और ये पृथ्वी सूर्योदय सूर्यास्त होता है, इस सारी बातें को बताया था सबसे पहले इस दुनिया में बताने वाले कौन है? आर्यभट्ट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चोल वंश का संस्थापक कौन था? ए विजयालय, बी करिकाल, सी आदित्य प्रथम और डी राजा प्रथम। तो बताइए चोल वंश का संस्थापक कौन है? तो हम जानते हैं विजयालय चोल। कौन सा चोल? विजयालय चोल, ठीक ना, विजयालय चोल। प्रथम मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शताब्दी में हुआ था? ए ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी, बी ईसा पूर्व 6वीं शताब्दी, सी ईसा पूर्व 2री शताब्दी और डी ईसा पूर्व 1ली शताब्दी, है ना। तो इसमें से बताइए कौन सा शताब्दी? हम जानते हैं कि जो बिंबिसार थे, बिंबिसार जी हैं,
वो सबसे पहले 544 BC में गद्दी पर बैठे थे ना, गद्दी पर बैठे थे। और कब तक बैठे थे? 512 तक, ये हमें साक्ष्य मिलता है। तो 544 कौन सा शताब्दी को कहेंगे? छठी शताब्दी, ठीक ना। तो हमारा छठी शताब्दी से शुरुआत होता है। किस गुप्त शासक ने अपने बड़े भाई की हत्या कर सत्ता प्राप्त की थी? तो बताइए किस गुप्त शासक ने? ए श्रीगुप्त, बी समुद्रगुप्त, सी चंद्रगुप्त द्वितीय, डी स्कंदगुप्त। तो ये जो हमारे किस गुप्त शासक थे जिन्होंने अपने बड़े भाई का हत्या करके, लेकिन एक्चुअल में यह कहा जाता है, कहीं लिखा हुआ है कि हत्या ने अपने आप को ही वो फांसी लगा लिए थे और उन्होंने मतलब मर गए थे। तो उनका नाम था रामगुप्त, जो उसके बड़े भाई का, और ये काम किए थे। उसके बाद गद्दी में कौन बैठे थे? उसका छोटा भाई चंद्रगुप्त। क्योंकि ये हमारा इसकी पूरी घटना का देवी चंद्रगुप्त करके उनका एक लिखा हुआ है, विशाखा दत्त का, उसी में लिखे हुए कि रामगुप्त को मार के और चंद्रगुप्त द्वितीय गद्दी पर बैठे थे और अपनी भाभी से भी विवाह कर लिए थे। प्रसिद्ध इलाहाबाद प्रशस्ति का लेखक कौन था? ए कालिदास, बी हरिसेन, सी रविकृति और डी शूद्रक। तो अब बताइए कौन थे? तो आप जानते हैं कि जो इलाहाबाद प्रशस्ति है, जो इलाहाबाद का जो लेख है, उसको किसने लिखे थे? हरिसेन ने। और हरिसेन जानते किसके दरबारी कवि थे? समुद्रगुप्त के। और समुद्रगुप्त के बारे में जितना भी अभियान किए थे उसके बारे में हरिसेन ने ही संस्कृत में लिखे थे। कहाँ पे इसको मिलते हैं? इलाहाबाद प्रशस्ति में। कर्नाट वंश का अंतिम शासक कौन था? ए हरि सिंह, बी राम सिंह, सी मती सिंह और डी श्याम सिंह। तो जानते हैं कि कर्नाट वंश का कर्नाट वंश उत्तर बिहार में था, इनका शासन था। और इनका जो राजा थे, अंतिम राजा हरि सिंह थे। और अब प्रथम राजा बताइएगा कौन थे? नान्यदेव। प्रथम राजा कौन थे? नान्यदेव। यहाँ आ गया क्वेश्चन। कर्नाट राजवंश के संस्थापक कौन थे? ए नान्यदेव, बी नरसिंह देव, सी विजय देव, डी हरिदेव। मैं तो अभी बता दिया कि इसका कौन थे? पहले नान्यदेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कर्नाट वंश राजवंश ये कहाँ? बिहार में था, उत्तर बिहार में। और ये जो वंश है वो करीब 900 लास्ट दशक में 990 के आसपास इनकी ये वंश की स्थापना होता है, ठीक ना। लगभग इसी समय ये वंश का स्थापना होता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है? ये तो सिंपल है, बस खाली घुमा क्वेश्चन पूछा गया। ए आर्थिक जीवन, बी राजनीतिक नीतियां, सी धार्मिक जीवन, डी सामाजिक जीवन, ठीक ना। तो ये अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है? सिंपल सी कि राजनीतिक, अर्थ को अर्थशास्त्र बोल के ये राजनीतिक है, ठीक ना। वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? पुष्यभूति, राज्यवर्धन, आदित्यवर्धन या प्रभाकर वर्धन, ठीक ना। तो वर्धन राजवंश की स्थापना कौन किए थे? तो ये सब जानते ही हैं कि पुष्यभूति किए थे। ये बहुत चालाक है, वर्धन लगा दिया गया वर्धन, लेकिन वर्धन नहीं होगा आंसर, ठीक ना। ये हमेशा गेम खेला जाता है। अगर देखिए पीछे क्वेश्चन में भी आपको एक चीज दिखाता हूँ, क्या लिखा हुआ है? कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया? अर्थशास्त्र फर्स्ट में क्या दे दिया? आर्थिक जीवन, ताकि जो ना पढ़ा हो वो आर्थिक जीवन को ही अटैक करे, उसी को सही माने। हाँ, अर्थशास्त्र तो आर्थिक से जुड़ा हुआ है, लेकिन नहीं, वो नहीं हो सकता। अगर वो होता तो इतना इजी क्वेश्चन बनाता नहीं। वो उन लोग को छाटता जो कुछ भी ना पढ़ा हो, तुक्का मारने आया हो। इसी तरह से अभी देखिए, वर्धन राजवंश की स्थापना किसने की थी? सब में वर्धन लगा दिया, लेकिन कौन किए थे? पुष्यभूति ने, ठीक ना। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण क्षेत्र को क्या कहा जाता था? ए अनर्त, बी तक्षशिला, सी चोल या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो बताइए क्या कहा जाता था? ये सिंपल सी बात है, ये हमारा अनर्थ कहा जाता था। हर्षवर्धन के शासन काल में किस चीनी यात्री ने भारत की यात्रा की थी? ए फायान,
बी वेनसांग, सी इतिसिंग और डी तारानाथ। तो जानती है कि फायान तो गुप्ता के समय में आए थे, चंद्रगुप्त द्वितीय के समय में। इति सिंह तो फायान बोलते हैं, हर्षवर्धन के मरने के बाद ही आए थे, और तारानाथ उसके बहुत बाद आए थे। तारानाथ तो हमारा 1500 के आसपास में आए थे, 1500 के आसपास। और इसका मतलब हुआ हमारा कौन सा, वेनसांग। ठीक, वेनसांग हर्षवर्धन के समय में चीन से भारत आए थे घूमने के लिए यात्री। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था? ये सभी जानते। इसमें क्या ऑप्शन हुई तो बच्चा बच्चा जानता है कि इसका क्या आंसर होगा। किस शासक द्वारा सर्वप्रथम पाटलिपुत्र का राजधानी के रूप में चयन किया गया? ए अजातशत्रु, बी कालाशोक द्वारा, सी उदयन और डी कनिष्क द्वारा। तो आपको पता है, सबसे पहली बात बता देता हूं मैं कि ये जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र शहर की स्थापना अजातशत्रु ने किए थे, ठीक ना। लेकिन पाटलिपुत्र को राजधानी कौन बनाया था? उदयन ने। आप ये चीज याद रखिएगा, ठीक। कभी भी क्वेश्चन पूछे तो ध्यान रखिएगा, तो बाद में कहिए कि गलत हो गया मेरा। तो आप याद रखिएगा, अजातशत्रु पटना शहर की स्थापना किए थे वहाँ पे। क्यों? कि जब उनको अटैक करना था लिच्छवी के ऊपर, तो गंगा के किनारे एक सैन्य के लिए वो बनाया गया था, तंबू गाड़ के पूरा बसाए थे, क्योंकि उनको भी वैशाली को हराने में 16 से 17 साल लगा था। तो उन्होंने जब गंगा का इस साइड पटना ना पाटलिपुत्र में एक स्थान था, वहीं पे इन्होंने पूरा एक शहर बसा दिए थे। शहर बसाने का काम किसने किए थे? अजातशत्रु ने। और उदयन उसको राजधानी बनाए। प्रोद्योत कहाँ का राजा थे? यही प्रोद्योत थे जिन्हें बिंबिसार ने अपने जीवक वैद्य को इनके इलाज के लिए कहाँ भेजे थे? तो इनका अब बताइए कहाँ का राजा थे? ए काशी, बी कौशल, सी मगध, डी अवंती। तो अब बताइए कि कहाँ का राजा थे? इन्हीं के पास वो बिंबिसार ने अपने भेजे थे, तो ये अवंती के राजा थे। आप हमें अवंती का राजधानी बताइए, अवंती का राजधानी बताइए। दो राजधानी थी, एक थी महेशमती और एक आप बताइए। चलिए बता देता हूँ, उज्जैन। महेशमती और उज्जैन। निम्नलिखित में से मगध का कौन सा राजा सिकंदर महान के समकालीन था? ये भी सिंपल क्वेश्चन है। महापद्म, धनानंद, सुकल्प और चंद्रगुप्त मौर्य। तो पता है जब ने सिकंदर ने भारत पे अटैक करने आक्रमण करने वाला था, उस समय भारत का नंद वंश का अंतिम नंद वंश शासक धनानंद थे। उन स्रोतों का नाम बताइए जो प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्ग पे मौन है, ठीक ना। तो ये कौन सा है? तो ये संगम साहित्य, बी मिलिंद पन्हव, सी जातक कहानियां और डी उपरोक्त में से सभी। तो अब जनरली हो सकता है कि आपको लगे संगम साहित्य साउथ इंडिया में, तो ये नहीं हो सकता है, लेकिन ये होगा, ये सही होगा। फिर कौन सा मौन रहा है? तो मिलिंद पन्हो, ठीक। ये मिलिंद पन्हो जो है उन्होंने व्यापार का में मौन रहा। मगध की प्रारंभिक राजधानी कौन सी थी? ये गलत है इसमें। हाँ, राजगृह, सी मार दीजिएगा, ठीक ना। ये सब क्वेश्चन टाइम पास है। निम्नलिखित राजवंशों में किसका उल्लेख संगम साहित्य में नहीं हुआ? देखिए, संगम साहित्य जो हुआ था उसमें 3 राज्यों का उल्लेख है, ठीक ना। तो कौन सा 3 राज्य है? ये 3 राज्य, ठीक ना। ये कदम राज्य का कोई उल्लेख नहीं हुआ था। ये चेरो, चोल और पांडे, जिसको पांड्या समझे, ये तीनों का संगम साहित्य में उल्लेख है, ठीक। इनमें से किसने सर्वप्रथम व्यापक पैमाने पर स्वर्ण मुद्रा का प्रचलन किया? ये क्वेश्चन रिपीट हो गया थोड़ा। अब जानते हैं कि विम कटफिसेस है। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था? ए महामेघवाहन वंश से, चेदी वंश से, सातवाहन वंश से और रठ भोजक वंश से। बताइए। कलिंग नरेश खारवेल का सबसे पहले जैन धर्म के अनुयायी थे, मानने वाले जैन धर्म। दूसरा, ये उड़ीसा के राजा थे।
और इन्हीं का हाथी गुफा अभिलेख इन्हीं से संबंधित है, वहीं से हमको इनके बारे में पता चलता है। तो ये बताइए कौन वंश के थे, तो आपको पता है ये महामेघ वाहन वंश और चेदी वंश के दोनों के थे। मतलब ये जो महामेघ थे ना, इन्होंने ही चेदी वंश का स्थापना किए थे, और जब इन्होंने अपना स्थापना किया था तो ये वंश नाम रखे थे, फिर उसके बाद ये वंश से जाना जाता था। इसी कारण से इसका आंसर बीपीएससी ने किसे माना, ई। ठीक। निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने दक्कन की विजय प्राप्त की थी। दक्कन में विजय कौन सा राजा प्राप्त की थी। आप जानते हैं कि ए अशोक, बी चंद्रगुप्त, सी बिंदुसार और डी कुणाल। तो आप जानते हैं दक्कन, आपको इतना पता है कि अशोक एक ही लड़ाई लड़के जीते थे, कलिंग का, तो उनका तो रहेगा नहीं। बिंदुसार के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने चंद्रगुप्त द्वारा विस्तार किए गए क्षेत्रों का रक्षा किए थे। ठीक। चंद्रगुप्त अपने जानते हैं देह त्याग संथारा कहाँ किए थे, कर्नाटक में किए थे। इसका मतलब कि इनका कर्नाटक तक था पहुंच। इसका आंसर क्या हो जाएगा, चंद्रगुप्त मौर्य। ऐसे सिर्फ चंद्रगुप्त लिखा हुआ लेकिन मौर्य। ठीक। वह स्रोत जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन उपलब्ध है। ए दिव्यावदान, बी अर्थशास्त्र, सी इंडिका और डी अशोक शिलालेख। तो ये पता है कि कहाँ किस में लिखा हुआ कि पाटलिपुत्र में कितना समितियां थी, सभा थी, यहाँ पे किस प्रकार से महल बने हुए थे, लकड़ी का महल था, ये सब चीज़ों का वर्णन किस में लिखा हुआ। एक मेगास्थनीज का लिखा हुआ एक बुक है जिनका नाम है इंडिका। अब बताइए कि किनके शासनकाल में भारत आए थे। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार राजाओं का संपर्क था। ए वर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो अब जानते हैं कि अभी जावा से सुमात्रा से इसका बहुत संबंध था, हर चीज जावा सुमात्रा से बिहार का संबंध था। निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र अशोक के साम्राज्य में सम्मिलित नहीं था। अशोक के क्षेत्र में कौन सा नहीं था। ए अफगानिस्तान, बी बिहार, सी श्रीलंका, डी कलिंग। तो पता है कि अशोक के समय कलिंग तो था ही, बिहार तो पाटलिपुत्र इनकी राजधानी थी, अफगानिस्तान तक पहुंचे थे, हैरान तक इनका तो चंद्रगुप्त मौर्य जी तो पहुंचा ही दिए थे। तो श्रीलंका कभी इन लोगों ने नहीं गए थे। ठीक ना, इनका कौन सा आंसर हो जाएगा, श्रीलंका, जहां पे इनका कोई शासन नहीं था। उदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्नलिखित में से किस राज्य में अवस्थित था। ए बंगाल, बी बिहार, सी गुजरात, डी तमिलनाडु। आपको बता दूं उदंतपुर जो शिक्षा केंद्र है वो कहाँ था, बिहार शरीफ में था। समझे, बिहार शरीफ में या उदंतपुर। अभी इसका सिर्फ अवशेष बचा हुआ है। अवशेष क्या, वो सारा पूरी तरह से नष्ट हो गया, थोड़ा बहुत अवशेष बचा हुआ। ये बिहार के बिहार शरीफ में था। तो आप ये इस पर बी मार सकते हैं। उदंतपुर 3 शिक्षा केंद्र बिहार में था, नालंदा, विक्रमशिला, उदंतपुर। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई थी। ए ऋग्वेदिक काल, बी उत्तर वैदिक काल, सी उत्तर गुप्त काल में, या डी धर्मशास्त्र के समय। तो किसके समय में हुआ था, तो ये सब जानते हैं कि धर्मशास्त्र के समय भी अछूतों का चला था, बढ़ा मतलब अछूत की अवधारणा स्पष्ट हो गई थी कि अछूत लोग नहीं घूमेंगे। जैसे बोले ह्वेनसांग की भारत में यात्रा के समय सूती कपड़ों के उत्पादन के लिए सबसे प्रसिद्ध नगर था। तो ये तो अभी पढ़े थे। ए वाराणसी, बी मथुरा, सी पाटलिपुत्र, डी कांची। तो जानते ह्वेनसांग के समय में सबसे बड़ा अगर कपड़ों का था तो मथुरा था। ठीक ना, उन्होंने उल्लेख किए हैं ह्वेनसांग कि मथुरा सबसे बड़े सूती कपड़ों का उत्पादक का केंद्र था। गुप्त सम्राट जिन्होंने हूनों को पराजित किया था। ए समुद्रगुप्त, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी स्कंदगुप्त, डी रामगुप्त। तो बताए हूनों को किसने पराजित किया था, किस गुप्त वंश ने। हूनों को तो पराजित किया, जैसे हूनों में जो उनकी हून तो हारा, लेकिन गुप्त वंश का पतन का भी शुरुआत हो गया क्योंकि कमजोर हो गया उसके बाद। तो ये कौन थे, किसके काल में हुआ था ये हूनों पर आक्रमण, और कौन से विजय हुए थे, स्कंदगुप्त। ठीक। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर कांचीपुरम में स्थित है। ठीक ना, कांचीपुरम में। ए श्री वेंकटेश्वर स्वामी वारी मंदिर, बी
श्री प्राण भाव स्वामी मंदिर, और सी अरुलमिगु मित्था स्वामी मंदिर, तो और डी एकाम्बेश्वर मंदिर, एकाम्बेश्वर मंदिर। तो अब बताइए इनमें से कौन मंदिर जो कांचीपुरम में स्थित है। देखिए श्री वेंकटेश्वर मंदिर तो या तिरुपति मंदिर इन्हीं को बोलिएगा, और ये मित्था स्वामी मंदिर आपको केरला में मिल जाएंगे। पपरना भाव स्वामी मंदिर नहीं पता कहाँ है, लेकिन हाँ एकाम्बेश्वर मंदिर ही कांचीपुरम में है। ठीक, जिसके ग्रंथ में चंद्रगुप्त मौर्य का विशिष्ट रूप से वर्णन हुआ वह क्या। ए भास, बी शूद्रक, सी विशाखादत्त और डी अश्वघोष। तो बताइए किसमें चंद्रगुप्त मौर्य का उल्लेख है। इसमें एक्चुअल में चाणक्य का सबसे ज्यादा, आजकल जो हम लोग चाणक्य को कहते हैं कि चाणक्य नीति और चाणक्य के बारे में, चंद्रगुप्त के मौर्य के बारे में जो स्टोरी बताया जाता है, हम लोग पढ़ते हैं समझते हैं, वो इन्हीं का विशाखादत्त द्वारा लिखी गई पुस्तक के माध्यम से ही करते हैं। तो इनके द्वारा कौन सा पुस्तक लिखा गया समझे, मुद्रा राक्षस। ठीक ना, आप याद रखिएगा विशाखादत्त का मुद्रा राक्षस। कालिदास के कुमार संभवम में किस पौराणिक चरित्र के जन्म की कहानी है। ए सनत कुमार, बी कार्तिकेय, सी प्रद्युम्न और डी अभिमन्यु। तो कालिदास के जो कुमार संभव है उसमें किसके बारे में उल्लेख किया गया। तो जानते हैं कि इसमें जो है कुमार संभव में कार्तिकेय के बारे में इनमें उल्लेख है। ठीक ना, कुमार संभव। प्रसिद्ध चीनी यात्री फायान ने किसके शासन काल में भारत की यात्रा की। ए चंद्रगुप्त प्रथम, बी चंद्रगुप्त द्वितीय, सी रामगुप्त और डी श्रीगुप्त। तो सभी को जानते हैं कि जो फायान के जो चीनी फायान थे वो किसके, चंद्रगुप्त द्वितीय के शासन काल में आए थे। किस अभिलेख में रुद्रदमन प्रथम की विभिन्न उपलब्धियां वर्णित है। ए जूनागढ़, बी भित्री, सी नासिक, डी सांची। तो अब से जनरली सभी जानते हैं कि जूनागढ़ का अभिलेख खुद ही संस्कृत में लिखा गया। और पता है एक चीज और, ये पहला काव्य शैली में भी लिखा गया है, समझे। संस्कृत का काव्य शैली में जूनागढ़ का अभिलेख पहला अभिलेख है। अगर बोला जाए संस्कृत में लिखा हुआ ये पहला अभिलेख है, जूनागढ़ का अभिलेख, और वो भी काव्य शैली में। हर्षचरित नामक पुस्तक किसने लिखी। ए आर्यभट्ट, बी बाणभट्ट, सी विष्णुगुप्त, डी परिमल गुप्त। तो सभी जानते हैं हर्ष चरित्र जो थे, हर्ष के चरित्र के बारे में उनके दरबारी कवि कौन थे, बाणभट्ट। ठीक, कौन थे, बाणभट्ट। पृथ्वीराज रासो नामक पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। पृथ्वीराज रासो, ए कालिदास, बी चंद बरदाई, सी कल्हण और डी विशाखादत्त। तो आप मुझे बताइए और बता दो कि ये जो पृथ्वीराज रासो लिखा गया पहला हिंदी पुस्तक है, पहली बार हिंदी में, मतलब खड़ी हिंदी में ये लिखा गया पुस्तक है, समझे। अगर कोई भी हिंदी पुस्तक पूछेगा तो पृथ्वीराज रासो है। और इनको ये किसके ऊपर लिखा है, पृथ्वीराज तृतीय के बारे में, मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान का जो युद्ध हुआ, कैसे मरे, उस सब इन्होंने लिखे। कौन थे, चंद्र बरदाई। ठीक ना, चंद्र बरदाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, कृतार्जुनीय पुस्तक किसने लिखी थी। ठीक ना, ए भट्टी, बी सुदरक, सी कालिदास और डी भारवी। ठीक, तो कृतार्जुनीय में कहा जाता है कि वो अर्जुन तपस्या कर रहे थे, एक शिव भगवान से एक शस्त्र मांग रहे थे, तो उस शस्त्र के मांगने में उनके बीच में युद्ध होता है, तो ये चेक करते हैं शिव भगवान। तो यही चीज़ें को इसमें उल्लेख किया गया बहुत अच्छे से। तो ये किसने लिखे, कृतार्जुनीय, तो इन्होंने भारवी ने लिखे। कौन, भारवी। अब बताइए भारवी किनके दरबार, मतलब किसके राजवंश में के कवि थे। ठीक ना, तो भारवी जानते पल्लव के शासन काल के एक कवि कावित्री है। ठीक, कौन सा मध्यकालीन भारतीय साम्राज्य व्यापक स्तर पर
स्थानीय स्वशासन के लिए प्रसिद्ध था। ये तो जानते हैं स्थानीय स्वशासन अभी ग्राम स्तर वाला जो मैं बताया पीछे भी क्वेश्चन में, ये चालुक्य, बी चोल, सी सोलंकी, डी परमार। तो सभी जानते हैं कि ग्राम शासन अगर पूछा स्वशासन तो अब सीधे चोल में जाइए, समझे, चोल में इनका आया हुआ। चलिए, ईसा पूर्व 6ठी सदी में विश्व की प्रथम गणतंत्रात्मक व्यवस्था कहाँ थी? ए वैशाली, बी एथेंस, सी स्पार्टा, डी पाटलिपुत्र। तो सभी जानते हैं सबसे पहले गणतंत्रात्मक व्यवस्था अगर वर्ल्ड का भी बात किया जाए ना तो कौन सा था? हमारा वैशाली। वैशाली ही लोकतंत्र की, हम इसीलिए हम लोग कहते हैं कि पूरा विश्व का लोकतंत्र की जननी कहा जाता है इंडिया को, कि ये लोकतंत्र की जननी है। सबसे पहले लोकतंत्र इंडिया में ही उद्भव हुआ, तो इसको हम लोग वैशाली में, जहाँ पे आठ संघ मिलके एक शासन करते थे। नगरों का क्रमिक पतन किस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता थी? ए गुप्त काल, बी प्रतिहार युग, सी राष्ट्रकूट और डी सातवाहना युग। तो बताइए किस काल में ना ये सभी नगर उत्तर भारत में जितने भी इधर नगर थे बने हुए थे महाजनपदों के द्वारा, 16 महाजनपदों के द्वारा, तो सब धीरे धीरे पतन हो गए थे। तो ये कौन सा किसके? क्योंकि ये जो उसके राजा है वो उत्तर भारत थोड़ा एमपी में वो शिफ्ट कर गए थे, सांची की तरफ, ठीक ना। तो इनका क्या है? एक गुप्त काल, समझे, गुप्त काल के राजा, गुप्त काल के शासन में सभी उत्तर भारत के मैक्सिमम जो शहर थे, बड़े बड़े नगर, वो पतन की ओर अग्रसर हो गए। ब्राह्मणी लिपि को सर्वप्रथम किसने पढ़ा? ए कनिंघम, बी एच दानी, सी व्यूलर और डी जेम्स प्रिंसेप। तो ब्राह्मणी लिपि को पता है कि किसने पढ़ा है? जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। आप बताइएगा कब पढ़ा था, ठीक ना। चलिए मैं ही बता, 1837 में पढ़ा था, ठीक ना, जेम्स प्रिंसेप। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा है ए संस्कृत, बी प्राकृतिक, सी पाली, डी हिंदी। तो पता है कि अशोक का जो शिलालेख है उसमें तो प्राकृतिक भाषा का यूज किया गया। लिपि तो ब्राह्मणी है लेकिन भाषा क्या है? प्राकृतिक है, ठीक ना, प्राकृतिक भाषा का प्रयोग किया गया। अभी पता है आपको प्राकृतिक भाषा और पाली भाषा को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ। आप बताइएगा तो अभी कितनी भाषाओं को शास्त्रीय भाषा के रूप में दर्जा प्राप्त हुआ, ठीक ना। प्राकृतिक भाषा को, प्राकृतिक और पाली दोनों को मिल गया शास्त्रीय भाषा का। कला की गंधार शैली निम्न समय में फली फूली थी? ए कुषाणों के समय, बी गुप्तों के समय, सी अकबर के समय, डी मौर्य के समय में। तो बताइए गंधार शैली, अभी मैंने पीछे बताया था गंधार शैली का जो जन्मदाता है जिसके समय में फला फूला, उसका कौन सा शासक काल में? कुषाणों के शासन के समय में, ठीक। अर्थशास्त्र नामक पुस्तक का लेखक सभी जानते हैं कौटिल्य बोले, चाणक्य बोले, विष्णुगुप्त बोले, जो भी बोले एक ही नाम है सब अर्थशास्त्री। सब में टाइम वेस्ट करने को। दक्षिण भारत के मंदिरों का आकर्षक द्वार क्या कहलाते हैं? ए शिखर, बी गोपुरम, सी देवालय, डी मंडप। तो अब जानते हैं कि जो हमारा दक्षिण भारत के जो मंदिरों का द्वार है उसको हम लोग क्या कहते हैं? गोपुरम, ठीक ना, गोपुरम कहते हैं। और वहीं अगर उसका है अगर कोई स्तूप का द्वार होगा तो उसको हम लोग क्या कहते हैं? तोरण, ठीक ना, स्तूप के द्वार को तोरण। और अगर दक्षिण का बड़ा बड़ा द्वार बनाया जाता मंदिरों का उसको गोपुरम कहते हैं। चीनी यात्री इतिसांग ने बिहार का भ्रमण किया, लगभग कब किया? ए 405 में, बी 635 में, सी 637 में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। यह जब मुझे पता है कि 641 तक हमारा हर्षवर्धन जी जिंदा थे, तो इस समय ये आए ही नहीं है, तो फिर ये तो पूरी तरह से गलत हो गया क्वेश्चन ही। इनका एक्चुअल में आए थे ये 671-72 में, ठीक। तो इस समय ये भ्रमण किए थे। अभी यहाँ पे हमारा ह्वेनसांग आए थे, ह्वेनसांग। अंतिम मौर्य सम्राट था? ए जालोक, बी अवंती वर्मा, सी नंदीवर्धन और डी बृहद्रथ। तो सभी जानते हैं कि ये अंतिम
मौर्य सम्राट कौन थे? वृत्रथ। हून राजा तोरमन किस औलिकर राजा द्वारा पराजित किया गया था? यशोवर्मन, प्रकाश वर्मन, राज्यवर्धन, विष्णुवर्धन, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये बताइएगा आप कमेंट्स करके कि इसे किसने किया था। नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? ए चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, बी कुमारगुप्त, सी धर्मपाल और डी पुष्यगुप्त। समझे? तो ये नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कौन था? तो आपको पता है कि नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक कुमारगुप्त है। ठीक है, अगर कभी दिया जाए कुमारगुप्त प्रथम द्वितीय तो आप याद रखिएगा कुमारगुप्त प्रथम था। ताम्रपत्र लेख दर्शाता है कि प्राचीन काल में बिहार के राजाओं का संपर्क था, किससे था? ए वर्मा से, बी थाईलैंड से, सी कंबोडिया से, डी जावा सुमात्रा से। तो अभी पिछला ही क्वेश्चन है, इसे हम लोग जानते हैं कि जावा सुमात्रा से हमारा जो बिहार है, बिहार का संबंध रहा है। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। कहाँ पे हम लोग से पता चलता है कि 16 महाजन उस समय 16 महाजनों में बटा हुआ था पूरा देश? ए महाभारत से, बी अंगुत्तर निकाय से, सी छंदगो उपनिषद से और डी संयुक्त निकाय से। तो अब जानते 16 महाजनपदों का किससे? एगो कल्प सूत्र था, जैन धर्म का पुस्तक है कल्प सूत्र, उससे था, और एक बौद्ध धर्म की पुस्तक था अंगुत्तर निकाय। कौन सा? अंगुत्तर निकाय, जहां से पता चलता है 16 महाजनपदों का। ठीक। पाटलिपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाई? पाटलिपुत्र को ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी अशोक महान, सी चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य और डी कनिष्क। अगर पाटलिपुत्र का अगर बोला जाए तो पाटलिपुत्र को सबसे पहले राजधानी तो बनाया था उदयन ने, लेकिन अभी इस चारों में से पूछा जाए तो इसमें सबसे पहले कौन थे? चंद्रगुप्त मौर्य थे। चंद्रगुप्त मौर्य का जो महल ही है पाटलिपुत्रा में, जो लकड़ी का बना हुआ है, लकड़ी का महल बना हुआ था। तो इस क्वेश्चन इजी था, बस खाली समझने का, थोड़ा सा समझना था इस क्वेश्चन को। नंद वंश के पश्चात मगध पर किस वंश ने शासन किया? ए मौर्य वंश, बी शुंग वंश, सी गुप्त वंश और डी कुषाण वंश। तो आपको पता है नंद वंश का अंतिम राजा कौन है? धनानंद है। और इसे भी कहानी हम लोग पढ़े हैं कि मौर्य वंश के चंद्रगुप्त मौर्य थे, चाणक्य के सहयोग से चंद्रगुप्त मौर्य नंद वंश को के राजा धनानंद को परास्त करके फिर उसके बाद मौर्य वंश की स्थापना की है। तो इसका क्या होगा आंसर? मौर्य वंश। फिर चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया था? ए तक्षशिला, बी विक्रमशिला, सी मगध और डी नालंदा। तो चीनी यात्री कब वेनसांग कब आए थे? हर्षवर्धन के शासनकाल में आए थे। ठीक, 630 के आसपास। तो ये बताइए, तो ये कहाँ पे अपना विश्वविद्यालय में अध्ययन किए थे? तो उस समय सबसे प्रचलित विश्व में एक विद्यालय था जिसका नाम था नालंदा विश्वविद्यालय। यहीं पे उन्होंने अध्ययन किए थे, इसी विश्वविद्यालय में। महावंश के अनुसार बिंबिसार किस आयु में सिंहासन पर बैठा था? बिंबिसार ए 15 साल, बी 18 साल, सी 20 साल और डी 21 साल। तो बिंबिसार का आपको बताया कि 544 बीसी में इन्होंने गद्दी पर बैठे थे और ये मात्र 15 साल के थे। कितने साल के? 15 साल के थे बिंबिसार। कविबान निवासी था, मतलब कविबान कहाँ के निवासी थे? बाणभट्ट। ए पाटलिपुत्र का, बी थानेश्वर का, सी भोजपुर का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो हम लोग जानते हैं कि जो कवि बाणभट्ट थे वो हमारा पाटलिपुत्र से थे। ठीक ना। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? अभी ए अशोक, बी समुद्रगुप्त, सी बृहदर्थ या डी पुष्यमित्र। तो आपको पता है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था? बृहदर्थ था। और इसको कौन हराया था? बस ये नीचे वाला ही हराया था, पुष्यमित्र शुंग ने। शुंग वंश की स्थापना किए थे, बृहदर्थ को मार के। ये उनका मौर्य वंश जो बृहदर्थ का सेनापति थे, पुष्यमित्र शुंग। प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ए चंद्रगुप्त मौर्य, बी पुष्यमित्र, सी कनिष्क और डी समुद्रगुप्त। तो प्राचीन भारत का नेपोलियन कौन है? तो प्राचीन भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त को। ठीक। बराबर की गुफाओं का उपयोग किसने आश्रय गृह के रूप में किया?
ए आजीविकों ने, बी थारुओं ने, सी जैनों ने, डी तांत्रिकों ने। तो आश्रयगिरी इसको बनाया था सम्राट अशोक और उसका पौत्र राजा दशरथ, समझे। तो इनका कौन थे, दशरथ थे। ये तो ये आजीविकों के लिए आश्रय स्थल था। कौन सा, बराबर की गुफाएं। और आपको पता है बराबर की गुफाएं कहाँ है, गया में। बोधिसत्व पद पानी होना चाहिए, पद पानी की पेंटिंग स्थित है। ए बादामी में, बी बाग में, सी एलोरा के गुफा में, डी अजंता की गुफा में। तो बताइए, अजंता में लिखा हो लेकिन हम गुफा, तो अब जानते हैं पद्म पानी की पेंटिंग। ये यूपीएससी का क्वेश्चन है, यूपीएससी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, उसी को रिपीट किया है, ये अजंता की गुफा में। किस शासक ने अपनी राजधानी पाटलिपुत्र में स्थानांतरित की थी, किस शासक ने। ए बिंबिसार, बी अजातशत्रु, सी उदयन, डी चंद्रगुप्त मौर्य। अभी मैं बता रखा हूं कि ये कौन है, ये हमारा उदयन है, ठीक ना, उदयन है। पृथ्वीराज रासो का लेखक अभी हो गया चंद्रबरदाई जी है। कौन है, चंद्रबरदाई। नालंदा विश्वविद्यालय के विनाश के कारण थे, ये मुसलमान, बी कुषाण, सी सिथियंस और डी मुगल। तो ये पता है कि बख्तियार खिलजी आए और नालंदा विश्वविद्यालय को ध्वस्त कर दिया। तो कौन थे, मुसलमान लोग। चीनी यात्री सुंग युंग ने भारत की यात्रा की थी, कब की थी, 1505 से 1520, 1525 से 1529, 1545 से 1552 और 1592 से 1597। तो ये अगर इस तरह का क्वेश्चन ना समझ में आए तो सीधा ये मार देना, सही हो जाएगा लगभग। तो 515 से लेके 520 तक, ठीक। 515, 520, 525 से 529, 545, 552, 592, 597। चलिए आगे। मेगास्थनीज ने भारतीय समाज को कितने श्रेणियों में विभाजित किया। ए 4 श्रेणी, बी 5 श्रेणी, सी 6 श्रेणी, डी 7 श्रेणी। तो जानते हैं मेगास्थनीज का, इनके पुस्तक क्या नाम था, इंडिका। और ये कहाँ से आए थे, ये आए थे निकोलस के वो दरबारी कवि थे। तो इनको यहाँ पे भेजा गया था चंद्रगुप्त मौर्य के पास। तो यहाँ पे उन्होंने इंडिका नामक पुस्तक लिखी और चंद्रगुप्त मौर्य की प्रशंसा की और यहाँ के प्रशासन के बारे में भी इस इंडिका बुक में उल्लेख किया गया। तो ये इसमें कितने श्रेणी में बांटे थे भारतीय समाज को, 7 श्रेणी में। राजा खारवेल का नाम जुड़ा है गिरनार के स्तंभ लेक के साथ, बी जूनागढ़ स्तंभ लेक के साथ, सी हाथी गुम्फा लेक के साथ, डी सारनाथ लेक के साथ। तो अभी मैंने कुछ देर पहले ही बता दिया था कि इनका नाम किससे जुड़ा हुआ, हाथी गुम्फा लेक के साथ। किस शासक वंश ने मंदिरों एवं ब्राह्मणों को सबसे अधिक ग्राम अनुदान में दिया था। ए गुप्त वंश, बी पाल वंश, सी राष्ट्रकूट, डी प्रतिहार। तो आपको पता है सबसे अधिक अगर ब्राह्मणों को अनुदान में ग्राम दिया था तो वो कौन है, गुप्त वंश। गुप्त वंश लोग अपने आप को क्षत्रिय प्रूफ करने के लिए कई दान दिए थे, समझे। गुप्त इसीलिए ये गुप्त वंश लोग ही हैं जो सबसे अधिक भूमि दान किए थे। लेकिन भूमि दान और ग्राम दान ये सब शुरुआत हुआ था कुषाण काल में, ठीक ना। लेकिन सबसे अधिक दान कौन किए थे, गुप्त वंश वाले लोगों ने। ओदंतपुर शिक्षा केंद्र निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित था। ओदंतपुर जानते, अभी तो बता ही दिया, ये क्वेश्चन तो रिपीटेड है। चलिए आज 100 क्वेश्चन ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट इसके आगे का क्लास लूँगा। अगर कहीं समझ में नहीं आया हो, दिक्कत हुआ हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, और अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। आगे मैं बताता रहूँगा कैसे करना है, और करेंट अफेयर का भी मैं क्लास लाऊँगा, और मैं बहुत अच्छे से टेक्निकली रूप से आप लोग को चीज़ों को सॉल्व कराऊँगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।